हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या है आप सभी को। कैसे हैं दोस्तों मेरे? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए बात करते हैं। आज मैं यहाँ पर हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ, जो कि सिर्फ मैंने शायद 2 क्लास या 3 क्लास दी हुई है। आपसे ध्यान रखना है कि मैंने स्टार्टिंग का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें आपको जो कवि वगैरह थे उनके परिचय संबंधित बातें बताई थी। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते फिलहाल के लिए, कुछ फेमस चीज़ें जो हैं वही उनसे पूछते हैं। अदरवाइज अगर हम कवियों के बारे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कवि हैं, जो कि हमें सारे नहीं आएंगे, तो जितने भी हैं वो बता दिए और संबंधित फिर हम जो और भी चीज़ें रहेंगी वो प्रश्न से संबंधित कर लेंगे, हम कर ले जाएंगे। वी कैन डू इट। हर सेमेस्टर में कर लिया है, कर लेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छा सब्जेक्ट भी है, बढ़िया नंबर भी दिला देता है और इनका होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और जानना भी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो मैं यहाँ आज आपको चैप्टर 2 जो आपका है वो आपको यहाँ पर स्टार्ट करने चल रही हूँ। तो फर्स्ट डिस्कस कर दिया, फर्स्ट में जितनी संबंधित बातें जो जो थी इंपॉर्टेंट थी वो बताया। सही, कुछ चीज़ें और हैं जो और कवियों के बारे में वो हम आपको वही वही इंपॉर्टेंट हाईलाइट प्रश्न दे देंगे, आपको दिखा देंगे। आप उनमें से वो चीज़ चूज़ करके कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, पोल्स में करवाती हूँ तो एंजॉय करिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फर्स्ट के लिए हो या आपके लिए हो, बोथ स्टूडेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नोट्स वगैरह की जानकारी के लिए आप रास्ते से कांटेक्ट करिए, जो भी जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलेगा। कार्य आप अपना करिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब मेहनत कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वक्त आ गया है। अभी तक आप ढिलाई बरते, मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2 सेमेस्टर अच्छा बाकी का खराब। और करना इसलिए क्यों है पता है? क्योंकि टेट देना है, सुपर टेट देना है, पढ़ना है, सीटेट भी देना है, बहुत सारे कार्य करने, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा। और सीटेट का सिलेबस आप देख रहे हैं, अगर जिन्होंने दिया है पेपर उनको एक आइडिया लग पाया होगा कि बहुत अलग है। यूपी टेट की क्लास में रात में 9 बजे चला रही हूँ, और जिन्हें नहीं पता है ज़रूर से आकर देखें। रात को 9 बजे डेली क्लासेस में स्टार्ट कर चुकी हूँ, मुझे 5-6 दिन हुई हो चुका है। तो अपनी क्लासेस को स्टार्ट करिए, ये कोर्स भी पढ़िए, वो टारगेट एग्जाम जो हमारा है वो भी पढ़िए, तो आपके लिए दोनों कार्य हो जाएगा। मैं इतना मैनेज करने का पूरा प्रयास आपके लिए कर रही हूँ कि अब वो बारी आ गई है कि फाइनली जिसका एग्ज़ाम देना है उसके लिए हम प्रिपरेशन करें और शुरुआत से लगे रहें। आप मेरे से कुछ पढ़ लेंगे, कुछ बुक्स से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा फिर चीज़ों को अच्छे से समझना, और आप काफ़ी आपकी मदद हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जुड़ते हैं। अच्छी लगती है क्लास, समझ में आती है बातें, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एक छोटा सा फीडबैक भी देते हुए जाइए। क्लास आपको कैसी लगी? कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, जेन्युइनली बताइएगा। एज अ फ्रेंड मैं आपकी हर एक मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चले आइए। चैप्टर 2 है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, शब्दों का समझना है। एक प्रकार से शब्दों के बारे में आज जानना है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, शब्दों से संबंधित जितनी बातें हैं वो यहाँ पर आपको क्लियरली जाननी है। शब्द की उत्पत्ति, भेद, जितने भी है सब कुछ जानना है। टोटली कह सकते हैं कि पूरा ग्रामर हम यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो जो सेक्शन 3rd सेमेस्टर में दिए गए हैं। ये है आपका चैप्टर 2। सबसे पहले यहाँ पर है कि जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, और इस बदले हुए स्वरूप को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं, ये प्रश्न है एक सिंपल सा। मात्रा किसे कहते हैं? तो जब स्वर और व्यंजन के मिलते हैं तब उनका एक नया स्वरूप बाहर निकल कर आता है, तो उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर का ही रूप होता है और स्वर की ही सहायता के बिना व्यंजन नहीं होता। बोला ही नहीं जा सकता है, उच्चारण ही नहीं हो सकता है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, लेकिन मात्रा जो होती है वो सिर्फ 10 होती है, क्योंकि जो छोटा आ का अक्षर होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये एक मात्रा की परिभाषा है कि मात्रा किसे कहते हैं, जो कि 1 नंबर के अतुलगुत्री में आ सकता है लिखने को, कि मात्रा से आप क्या समझते हैं, मात्रा क्या होती है, टोटल कितनी मात्रा होती है, 10, क्योंकि छोटे आ की मात्रा में कोई भी मात्रा नहीं होती है। क्लियर? इतना सा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं, नई चीज़ों को जानेंगे। मात्रा के उदाहरण से भी मैं मिलवा देती हूँ आपको, ताकि आप भूलें ना। जैसे यहाँ पर छोटा आ है तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा उदाहरण कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो बड़े आ है तो ये बड़ा आ की मात्रा आपको पता है, ये बड़े आ की मात्रा होती है, जैसे का, बड़े आ की मात्रा तो का। ई है, ये छोटी ई की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं, ये छोटी ई पहचानते हैं कि नहीं, ये छोटी ई है, ये का प्लस छोटी की मात्रा की। ये बड़ी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। तो बड़ी ई की मात्रा कुछ इस तरीके से, जो कि का को बड़ी की मात्रा तो का की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा ऊ है, आप देख रहे हैं, ये छोटा ऊ, का पे छोटे की मात्रा कू। ये बड़ा ऊ है, छा पे छा ऊ पे, का पे बड़े की मात्रा कू। री है, री की आप मात्रा जानते ही हैं, का प्लस री की मात्रा क्री। ए है,
ए है, का प्लस ए कै, ए है, दो मात्रा इसमें होती है तो कै। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आइए आगे, ओ है, ओ की मात्रा को, और अ है, का प्लस अ की मात्रा कौ। तो ये क्या है, टोटल 10 मात्राएं हैं। जो स्वर आपको बताए गए थे 11 स्वर, उनकी 10 मात्राएं। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर, सिंपल सिंपल। आगे चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो ये है कि शब्द किसे कहते हैं। 1 नंबर का सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल, इस पूरी लाइन में आपको क्या याद रखना है, परिभाषा हम आगे पीछे जोड़ के बना लेते, सिर्फ यही याद रखना, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, या कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दो परिभाषा मैंने ली है, सिंपल, साधारण, बेस्ट, सस्ती, टिकाऊ, जो आपको सही लगे वो आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्दों को हम मेल कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बने वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है। शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ है, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब फिर वो शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबके नाम है तो नाम के पीछे का अपना एक अर्थ है, अगर अर्थ ही विहीन है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, तो फिर वो शब्द नहीं कहलाएगा, शब्द की कैटेगरी में वो नहीं रखा जाएगा। जैसे दिनेश एक लड़का है तो दिनेश का एक अर्थ है, संतरा, खाने वाला संतरा, आप जान ही रहे हैं, फल, मेज, मेज समझ रहे हैं, वो लकड़ी की कुर्सी, प्लास्टिक कुर्सी, चाहे जो भी हो। तो ये सब क्या है, ये जो शब्द हैं, इनसे आपके दिमाग में जब आप इन पर चर्चा कर रहे हैं तो एक स्मृति बन रही है, और इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ये शब्द क्या है या किस सामान को हम कह रहे हैं। तो इनका एक अपना अर्थ है। क्लियर, सिंपल सी परिभाषा। आगे बढ़िए, शब्द के भेद, तो बात कर देते हैं कि जो शब्द के भेद है वो कई 4-5 प्रकार में है, मेनली 4 प्रकार में बड़े भेद है, उन 4 प्रकार के भेदों को अलग अलग में बांट दिया गया है। तो पहला जो टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे वो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ। आज भी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, नया आप देख ही रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने 2 सेमेस्टर में पढ़ा, तीसरा हमारा चल रहा है। शेष आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम शुरू से हिंदी ग्रामर में बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं, अभी तक इसमें कोई भी नई बातें नहीं मिली है। तो ये सिलेबस है छोटा सा जिसको हम रिलेट कर पा रहे हैं, हर चीज़ को समझ पाएंगे। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप मुझे बताइएगा, हम बताएंगे फिर आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये आपके लिए ही क्लासेस हो रही हैं। अब यहाँ पे अर्थ के आधार पर भी इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, दे आर 2 टाइप। ठीक है, अर्थ के बेस पे भी इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन सा, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। क्या होता है, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, वो जानते हैं। तो सार्थक का मतलब क्या है, जिसका अर्थ है, सार्थक है जिसमें कोई अर्थ छिपा हुआ है, जिसको हम अर्थ है, उसकी कोई मीनिंग है, कोई उसके अंदर भावार्थ है, वो सार्थक शब्द है। जिनमें कुछ नहीं वो निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। जैसे सार्थक शब्द किसे कहते हैं, 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है, तो जिस वर्ण का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, वर्ण का, शब्द का, जिन शब्द का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, क्योंकि वर्णों के मेल से शब्द बन रहा है तो आप यहाँ पर शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शब्द का स्पष्ट रूप से अर्थ निकले उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, कोई भी लड़का, पुस्तक, गाय, दिल्ली, पानी, रोटी आदि। जैसे कोई भी शब्द है जिसके पीछे एक अर्थ छिपा हुआ है, हम उससे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ ये है, तो वो हमारा कैसा शब्द है, वो सार्थक शब्द हुआ। आगे चलिए, बात कर लेते हैं निरर्थक शब्द की। ये क्या होता है, 1 नंबर की परिभाषा ये भी बन सकती है, तो जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, जिस वर्ण समूह का कोई भी अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वाणी, रोटी राटी, गाना वाना, मीठा मीठा आदि। हम कहते हैं ना खाना वाना खाया, कहते हैं कि नहीं, नहाया हुआ है कि नहीं नहाया हुआ है, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, गाँव में भाई भाषा तो यही है, खाया कि नहीं खाया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो खाना वाना, खाना तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, ये खाना है समझ में आ रहा है, कि वाना मतलब क्या है मुझे तो नहीं पता। क्या आपको पता है वाना मतलब क्या होता है? वाणी, पानी वानी, वाणी नहीं होना चाहिए था, वाणी होना चाहिए था।
वाणी क्या है? लोग ऐसे पता है वीणा वाणी करके नाम रखते हैं, वीणा और वाणी। तो नाम थोड़ा रखते हैं कभी कभार, लेकिन फिर भी पानी पानी तो सही है, लेकिन इसका क्या अर्थ है? राटी का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। वाना कोई अर्थ नहीं। वीठा कोई अर्थ नहीं। तो ये सब कैसे शब्द है? ये निरर्थक शब्द है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो इसका क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सिंपल, टू इजी। ओके, आ जाओ आगे। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। किसके भेद पर? आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो अर्थ के आधार पर भेद बताए गए हैं, दो सार्थक और निरर्थक ना, ये कभी कभी प्रश्न ऐसे बनता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। तब आप इसको क्लियरली वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो बातें हैं वो वहाँ पर लिखी रहेगी प्रश्न में ही, कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। आगे बढ़ेंगे तो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, ये बताइए। उत्पत्ति अथवा उद्गम की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के हैं। अब इनकी कैटेगरी में चार प्रकार में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब ये चार कैटेगरी क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप जानते सभी कुछ है, बस हम देखते चल रहे हैं। जैसे बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की। तो तत्सम का अर्थ है वो, तत्सम जो है उस संस्कृत के समान अर्थ हैं। संस्कृत के शब्द में जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो सीधे डायरेक्ट संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों यूज कर लिए गए हैं, उनका प्रयोग कर लिया गया है, वो प्रयुक्त हो गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए गए हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिया है। अक्षर, अजय, पुष्प। अब ये एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आपको मैं बताऊं, आप जैसे एक है, ये संस्कृत का शब्द है कहलाता है, तद्भव हिंदी का कहलाता है। अब ये ध्यान रखना है कि आप भूल जाते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं, मैंने बहुत बार बताया कमेंट में आया कि मैम भूल जाते हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? आप सिंपल सोचो कि तद्भव में कोई सा नहीं आ रहा है। संस्कृत का सा और तत्सम में ये सा, इन दोनों में हमें ये याद रहता है कि एक में संस्कृत का वर्ड यूज़ हो रहा है और एक में हिंदी का वर्ड। तद्भव में हिंदी का यूज़ होता है, तत्सम में संस्कृत का यूज़ होता है। मतलब वो ऐसे, ये पुष्प है तो फूल भी तो होता है, तो फूल तद्भव है, लेकिन ये पुष्प जो है वो तत्सम है। अब हम जानते दोनों हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहचानने का तरीका है जो कि मैंने टेट के दौरान सीखा था, नहीं तो मैं भी इस चीज़ को याद करती थी। वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं समझ में आती थी, पता रहता था जैसे ये पढ़ा तो मैंने भी पढ़ लिया वो चीज़ें, लेकिन वो सेंटर में जब बैठते हैं तो जल्दी रहती, हड़बड़ाहट भी रहती थी, हाथ भी हिलता रहता था। वो होता है, आप देखे होंगे। तो क्या होता है कि वो चीज़ दिमाग से मिसप्लेस हो जाती थी उस समय कि यार कौन सा होगा, दोनों लगता था। तब ये मैंने टेट के दौरान सीखा, बताया गया, मैंने देखा कि उन्होंने ट्रिक बताई सर ने कि ये यहाँ पर ये तत्सम का सा ले लो और ये संस्कृत का सा ले लो, जिससे आप ये चीज़ रिलेट कर पाओगे कि आप भूलोगे नहीं कि तत्सम पूछा यानी कि हमको इसमें संस्कृत वाला चूज़ करना है या हमको ये उदाहरण बताना है। तो ये मैं पहचान के तौर पर क्लियर बता रही, क्योंकि बच्चे क्लियर भूल जाते हैं, इसका प्रश्न बना था तो ये डाउट वहाँ पर क्लियर हो गया। अब जैसे अक्षर है, अजय है, पुष्प है, नदी है, स्थान है, नगर है, पर्वत है, आकाश है, ये पढ़ने से आएगा। और ये इन सब चीज़ों को कोई लिख कर नहीं याद कर सकता। अब डेली 5 मिनट का वक्त दिए, तद्भव के 500 वर्ड पढ़िए, तो 200 वर्ड उसके पढ़िए, तो आप पहचान जाएंगे। या अगर आप तत्सम को ही सिर्फ तैयार कर रहे हैं तो तद्भव ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। रीति है, आजीविका है, अध्यापक है, जल है, शिक्षक है, मति है, आप देख सकते हैं, नीति है, क्षण है, आहार है, आधार है, आशीर्वाद है, बालक है, सिंपल सिंपल सा पूछ रहा है आपसे, अंकुर है, अखंड है, अंकुर है, खंडन है, तरुण है, धन है। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए गए हैं। आगे बढ़िए, और भी है। चकित है, उद्यान है, अपमान है, इच्छा, दहन, निशा, कनिष्ठ, टिप्पणी। चलिए बात करते हैं तद्भव की। आइए तद्भव से मिलते हैं। ये है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदल कर हिंदी में आए। वो संस्कृत के ही थे और संस्कृत से ही डायरेक्ट यूज कर लिए गए, लेकिन ये चेंज किए गए हिंदी के मूल रूपों में, उनको हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनका भी मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिया ताकि आप रिलेट करके जोड़ पाएँ, देख पाएँ। मेरे साथ 10-5 पढ़ेंगे, कुछ 10-5 अपने से पढ़ेंगे, 10-5 आप सीरीज से पढ़ेंगे, तो तैयार तो हो ही जाएगा ना। आगे चले, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, एक तरफ तत्सम का कॉलम है, एक तद्भव का, ये अलग कॉलम है। अग्नि, अग्नि जान रहे हैं, ये संस्कृत का शब्द है। और आग,
तद्भव है। तो कोई एक याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्रिक से बता रही हूँ। याद क्यों है, हमें कैसे याद है, ऐसे ही याद किया है। याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है फ्रेंड्स। समझदारी वहाँ नहीं लगती है हमारी, भूल जाते हैं। इंसान है, रोबोट नहीं है हम लोग। गोटक संस्कृत है, घोड़ा हिंदी है, हस्त हस्त तत्सम है, हाथ हिंदी है। कोकिल तत्सम है, कोयल तद्भव है। कोयल, वैसे कोयल दिखती नहीं है ना। कोयल आप लोगों ने देखी है? मैंने कोयल नहीं देखी फ्रेंड्स। जो एक काली काली चिड़िया होती है, काली काली सी होती है, सब बोलते हैं वो कोयल नहीं है। अब पता नहीं वही कोयल है कि क्या है। काली काली सी होती है, उसकी जो पूंछ होती है, पूंछ नहीं सॉरी, पंख जो होता है पीछे खूब लंबा सा रहता है, ऐसे ऐसे करके एकदम इतना बड़ा सा रहता है, पतला सा, काली काली एकदम होती है जैसे कौए के कलर की। हम तो उसी को कोयल मानते हैं, बट बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कोयल नहीं है। मैंने कोयल नहीं देखा। लेकिन वो जो काली वाली चिड़िया भी होती थी, अब वो नहीं दिखती। अब वो छोटी वाली गौरैया जो आती थी वो नहीं दिखती। अब शहर में कौवे नहीं दिखते। सोचिए, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज में जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटपन्न जीव इनके बनते जा रहे हैं। अब शहरों में कौवे नहीं दिखते, गाँव में थोड़े बहुत दिखते हैं, बट वो नहीं दिखते। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये कोयल से याद आ गया इतनी बातें। कीट कीड़ा, हस्ती हाथी। ठीक है, फिर देखते हैं दुग्ध दूध, दुग्ध दूध आप देख सकते हैं। उल्लूक उल्लू, आम्र संस्कृत में हलंत लगा रहता है, आम नॉर्मल हिंदी का वर्ड। अच आँख, रात्रि रात, स्कंध कंधा। तो पढ़ने में ही प्रतीत होता है। और मेरा बात मानिएगा ना, तो ये संस्कृत वाला याद कर लेगा, हिंदी वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आइए निद्रा, जो कि हमारी फेवरेट है और आपकी भी बहुत फेवरेट है ना। तो निद्रा संस्कृत है, ये नींद सुबह और ज़्यादा आती है और डांट भी खिलाती है। ससुर, तो ये देखिए ससुर। आगे चलिए, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देश शब्द क्या है? वे शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से, देश की जो विभिन्न विभिन्न विविधता है, वहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं से हिंदी में जो अपना लिए गए उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। दोनों कह सकते हैं, चाहे देशज कहिए या देसी कहिए। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत सारा मैंने उदाहरण लिया है। बाप, पेट, खुरपा, खुरपा खुरपा, वो पेड़ से खुरपी करने वाला जो आता है, पेड़ वेड़ ना, वही कहते हैं। खुरपी कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा हुआ। लड़का लड़का, खिड़की, झगड़ा, लड़की लड़की देश शब्द है। गाड़ी, पगड़ी, परत, ढेर, आराम से, टिक्का। ठीक है, लट्टू, पेड़, दीदी, ढांचा, झुग्गी, लोटा, चिमटा। सही है, लोटा चिमटा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब के सब देशज शब्द हैं। कैसे शब्द है? देशज शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द विदेशी भाषाओं से जो आए हुए हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए, हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, उनको विदेशी कहते हैं। जैसे रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन, गिरजा, रुमाल, बाग, नमक, बीमार, डेल्टा, टेलीफोन, चाय, कमीज़। देख सकते हैं, ये सैंडो जो होती है उसी को शायद बोलते हैं कमीज़, या टी शर्ट को बोलते होंगे, जो भी होगा। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे देशी शब्द हैं जो देसी भाषाओं से हैं, अंग्रेजी या उर्दू फारसी से हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग कर लिया गया है। तो ये देसी शब्द हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्दों के भेद कहिए, या स्थान के दृष्टि के आधार पर। तो ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, टेट में भी पढ़ेंगे, आएगा, और पिछले साल भी था, इस बार भी है। तो ये 3 क्या है? एक ऋण, यौगिक, योग ऋण। आइए मैं आपको एक एक बात बताती हूँ। क्लियर? ऋण शब्द किसे कहते हैं? ऋण का अर्थ है प्रसिद्ध। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें ऋण कहा जाता है। ये शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हुए हैं और इनके टुकड़े नहीं किया सकते हैं। सिंपल सा याद रखना है, ऋण का मतलब जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ऋण शब्द यानी कि जब हम उनका खंड करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, रोटी, मोर, पुस्तक, मेज और घर। तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो ये घर है,
घर को आप तोड़ो तो घा प्लस रा, ठीक। तो ये अभी तो एक मानक वर्ण में आ जाएंगे क्योंकि रा है, ठीक। अब आप इसको और कितना तोड़ोगे, आप इसको आधा घा कर दो, घा के नीचे हलंत लगा के यहाँ पे आ लिख दो। तो इसका कोई बस घा है, घा से घर होता है वो अलग बात है, लेकिन कोई और नहीं टूटेगा। कितना आप तोड़ोगे, आप पुस्तक को तोड़ दो तो पा अलग, छोटे ऊ की मात्रा अलग, सा अलग, ता अलग, का अलग। तो ये कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ऋण शब्द वो होता है कि जिनके टुकड़े नहीं कह सकते हैं, जिनके हम अगर खंड करते भी हैं तो कोई हमें सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो वो हमारे ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक यानी कि जोड़, यौगिक का मतलब जोड़, फेविक्विक। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं और खंड करने पर प्रत्येक खंड का खुद का एक सार्थक अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। मतलब ये जो होते हैं ये दो को मिलाकर बनते भी हैं, और जब दो को मिलाते हैं और हम इनको जब तोड़ भी देते हैं ना, तो प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ भी निकलता है, ये नहीं कि सिर्फ ये टूट जाते हैं। तो इनका खंड जैसे दूध वाला, तो दूध वाला को तोड़ दो तो दूध और वाला अलग हो जाएगा, फूल वाला, फूल और वाला अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल, नक्षत्र और मंडल दोनों अलग अलग है, दोनों का अपना एक अर्थ है। विद्यालय, विद्या और आलय दोनों का अर्थ है। डाकघर, डाक का भी है और घर का भी अर्थ है। पाठशाला, पाठ का भी है, शाला का भी। तो ये कैसे शब्द, ये यौगिक शब्द हैं जो विभिन्न विभिन्न शब्दों से मिलकर बने हैं, और जब हम इनका खंड भी कर देते हैं तो हमको इस सार्थक अर्थ दे देते हैं। बहुत चालाक है। ऋण योग ऋण किसे कहते हैं, एक से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो, उन्हें हम योग ऋण कहते हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि योग ऋण वो शब्द होते हैं कि जो अनेक शब्दों से ऐसे बनते हैं जिनका खंड भी करते हैं अगर, तो अलग अलग तरीके के अर्थ देते हैं, और उनमें से कोई हम एक अर्थ लेते हैं, बाकी से इसको हम छोड़ देते हैं। तो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसके प्रयोग से खंडों के अर्थ से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं या ले लिए जाते हैं, उनको हम योग ऋण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पंकज है, ठीक है। ये यहाँ पर पंकज है तो पंक प्लस जा, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप पंक को तोड़ा और जा को तोड़ा, तो पंकज में ये कीचड़ में पैदा होने वाला कहा, जो कीचड़ में पैदा होने वाला, आप इसका अर्थ समझो, कीचड़ में पैदा होने वाला, ठीक है। पंक प्लस जा, इसका मतलब ये है, तो क्या कीचड़ में सिर्फ कमल पैदा होता है, क्यों, और जानवर भी तो होते हैं, काई होती है, बहुत सारे फूल के पौधे होते हैं, तो क्या सिर्फ कमल है, लेकिन नहीं, हम पंकज का मतलब कमल ले लेते हैं, बाकी शेष को छोड़ देते। तो ये ऐसा हम योग ऋण में करते हैं, ठीक है। लंबोदर, लंब प्लस उदर, बड़े पेट वाला, तो क्या सिर्फ बड़े पेट वाले गणेश जी भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन हम गणेश जी को ही लंबोदर के नाम से जानते हैं और उनका ही एक विशिष्ट प्रसिद्ध हो गया है और उसी को हम हर बार ले लेते हैं। दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 मुख वाला रावण, ये तो एक ही था फिलहाल के लिए, बाकी कोई नहीं है। नीलकंठ है, नील प्लस कंठ, नीला है जो कंठ तो शिव जी का, तो ये आप देख रहे हैं ये प्रसिद्ध हो गया, तो हमने ये शिव जी की ख्याति के रूप में इनको ले लिया। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे योग ऋण होते हैं, ठीक है। बाकी का प्रयोग के आधार पर भी है, यहाँ पर और भी चीज़ें, चलिए आइए कर ही लेते हैं, जब पीडीएफ है, नहीं तो आपका दूसरा सेक्शन चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आ जाओ। प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद की अगर हम बात करते हैं या विकार के अनुसार शब्द के, तो दो प्रकार, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग की बात करो तो, वचन की बात करो तो, कारक की बात करो या काल के अनुसार परिवर्तन होता है, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग का, वचन का, कारक का, काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग एक तरफ हो गया, लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, तो यहाँ पर खेलता है, खेलती है, लड़का था तो खेलता हुआ, और लड़की है तो खेलती है, तो आपका चेंज हुआ कि नहीं, आपका लिंग चेंज हुआ कि नहीं। वचन की बात कर लेते हैं तो लड़की खेलती है, ठीक है, लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर चेंज आपके लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक वचन से बहुवचन में भी चेंज हुआ, तो यहाँ पर लड़की एक की बात हुई, यहाँ पर दो की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, कारक की बात कर लेते हैं, लड़का खेलता है, लड़के के द्वारा लड़कों को खेलने दो, लड़का खेलता है, लड़कों को खेलने दो, तो यहाँ पर देखिए लड़के को खेलने दो, लड़का खेलता है, लड़के को खेलने दो, तो आपको कारक का भी अंतर देखने को मिलेगा। तो बस आप सिंपल सी परिभाषा याद रखो कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है वो विकारी होते हैं। आगे चलिए, विकारी के भी चार प्रकार है।
संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। संज्ञा में वर्ण, हिमालय, आम, गाय, जवानी और हरियाली और आदि बहुत सारे उदाहरण हैं, आप ले सकते हैं। सर्वनाम में मैं, हम, वह, वे, ये सब आदि। विशेषण में अच्छा, अच्छे, बुरा, ऊंचा, नीचा, गंदा, ये सब। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, नाचता, नाचती, खाएगा, खाएगी, सब क्या है, क्रिया। अविकारी शब्द की बात कर लेते हैं। क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग का, वचन का, कारक का, काल के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है वो अविकारिक। जिनमें कोई चेंज नहीं वो अविकारिक। लड़का तेज दौड़ता है, लड़के तेज दौड़ते हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है क्रियाओं में या काल में। लड़की कमरे के भीतर बैठी है, लड़के कमरे के भीतर बैठे हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये है दोनों का परिभाषा और उनसे संबंधित आपके उदाहरण जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये हिंदी की क्लास थी जो कि दूसरा चैप्टर था। मैंने आपको क्लियर बताया एक एक पॉइंट को। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें अभी और है जो आपको 1-2 क्लासेस समय इस चैप्टर से और मिलेगी। फिर हम वो क्लास करने के बाद थर्ड पे स्विच करेंगे। जितनी चीज़ें हैं मैं आपको हर एक चीज़ की बातों को क्लियर बताऊंगी जैसा कि बताती आई हूँ। आई होप आपकी क्लास को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।